ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये जो लेक्चर है आपका, ये सबसे पहला लेक्चर हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ डीसी बैटरी के साथ हम डील कर रहे थे और हमारे तरह तरह के सर्किट थे। हमने स्टेडी स्टेट में काम किया और उसके बाद फिर लास्ट लेक्चर में, जो कल लेक्चर आपका हुआ था, उसमें हमने ट्रांजिशन स्टेट्स पढ़ी थी, लेकिन एवरीथिंग वाज इन डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है कि द करंट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ठीक है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो जैसा कि अभी हमने ईएमआई चैप्टर में पढ़ लिया है कि हमारे पास जो फ्लक्स चेंज होता है, यहाँ पे बैक ईएमएफ आता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। जब मैंने इसको किया था तो मेरे पास यहाँ पर एक आउटपुट आया था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, टू बी इन डिटेल पी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये वाली आपके पास इक्वेशन बन गई। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके 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 ओके, वेट अ मिनट। अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। चलो देखो बच्चे, अब आपके पास क्या आ रहा है, मैंने ये यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है ना। तो अगर आप ईएमएफ की बात करो तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी हमारे पास फॉर्मूला था। तो ये आ गया मेरे पास, E इज इक्वल टू बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू साइन ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, और उसके बाद इसको रेजिस्टेंस पर डिवाइड किया तो मेरे पास I आ गया। सो इट वाज कमिंग आउट टू बी ई नॉट आर इनटू साइन ओमेगा टी। सो दैट वाज कॉल्ड आई नॉट साइन। तो ये हमारी एक मजबूरी बन गई कि आपने कोई भी और वेरिएशन करंट की नहीं लेनी, आपने साइन ओमेगा टी वाली वेरिएशन ही कंसीडर करनी है, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास करंट हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, और मैं इसको लेकर चलूंगा। तो यहां से ऑल्टरनेटिंग करंट की शुरुआत होती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? अब यहां पर आता है, ठीक है, द करंट फॉर विच द मैग्नीट्यूड varies with time and the direction of current changes ऑल्टरनेटिवली। तो करंट की डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली मेरी चेंज होती रहनी चाहिए, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, और मेरे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी वेरी होना चाहिए, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट तो इसमें दो कंडीशन लगेंगी। अब क्या कंडीशन लगेगी? पहली कंडीशन तो ये रहेगी कि भाई आप कोई भी वेरी करोगे लेकिन एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। जैसे मैं यहां पर कंपेयर करता हूं, तो आई नॉट की वैल्यू मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो एम्पलीट्यूड शुड बी कांस्टेंट। एंड नंबर टू, अगर आपका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है और एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट है, तो साइन वाली वेरिएशन बनेगी, द करंट शुड चेंज द डायरेक्शन। करंट शुड चेंज द, तो करंट अपनी डायरेक्शन पक्के तौर पर चेंज करे ही करे, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मेरे पास एक सिंपल जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास साइन ओमेगा टी। और ये इक्वेशन जब मैंने बनाई तो इसमें मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी जगह पर
मैंने अपनी मर्जी से जानबूझकर कोई, चलो मान लो कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे नहीं बोला, ये मेरे पास आया है, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे ये वाली चीज यूज करनी है, क्योंकि मेरे पास आप देख सकते हो कि यहाँ से मेरे पास आउटपुट निकला आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये मेरे पास एसी करंट की स्टार्टिंग हुई। तो व्हाट विल बी द डायग्राम ऑफ एसी, अगर मैं ग्राफ इसका ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? तो अब अल्टरनेटिंग करंट का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये मेरे पास बन गया साइन की वेरिएशन, ऐसे करते हैं, ठीक है। सो दिस इज आई करंट एंड दिस इज टाइम। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो स्टार्टिंग वाले फेज के लिए करंट की एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहां पर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, और यहां पर करंट की डायरेक्शन मेरे पास नेगेटिव है। यहां पर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, यहां पर करंट नेगेटिव है। तो करंट नेगेटिव का मतलब हो गया कि उसकी जो डायरेक्शन है वो मेरे पास आगे पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं, सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज गोइंग लाइक दिस, कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, कभी आगे जाएगा कभी पीछे। और इस करंट में जो इसका मैग्नीट्यूड है वो तो वेरिएबल है ही, लेकिन इसकी जो पीक वैल्यू है वो वेरी नहीं करती। तो पीक वैल्यू यहाँ पर आई नॉट है, और यहाँ पर आप कह सकते हो माइनस आई नॉट। माइनस किस लिए? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये वाला पॉजिटिव किस लिए? क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये आपके पास ग्राफ बना। अब इसमें अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहीं पर एक ग्राफ और ड्रॉ करता हूं, मान लिया जाए कि मेरा यही ग्राफ है, ठीक है। और अब इस ग्राफ में मैं एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो, अब यहां से वो ग्राफ ड्रॉ होता है, तो अब आप देख सकते हो कि इसकी एक वैल्यू तो है जिसको मैं मीन वैल्यू कह सकता हूं, इसकी कोई पीक वैल्यू भी होगी और इसकी कोई मिनिमम वैल्यू भी होगी, बट स्टिल आई कैनॉट से दैट दिस इज एसी करंट। व्हाई? बिकॉज इसको यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, यहाँ पर भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही मेरे पास आ रही है, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं रही। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर आप सोचा जाए तो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव आ रही है। नीचे, तो क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही, तो दिस इज नॉट एसी, दिस इज कॉल्ड डीसी। एंड जो ये करंट है रेड कलर में, ये वाला करंट मेरे पास एसी करंट कहलवाएगा। व्हाई? बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज चेंजिंग, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों यहां तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई? व्हाट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यही है। तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ मुझे दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो वो इस चीज़ को उसको मैं कर नहीं रहा हूँ ड्रॉ। लेकिन अदरवाइज आप देख सकते हो कि वेरिएशन आपको करनी है, कोई भी वेरिएशन हो सकती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मे बी अ ट्रायंगुलर वेरिएशन लाइक दिस, ऐसे इस तरह की अगर आप एक ट्रायंगुलर वेरिएशन का कोई करंट क्रिएट कर दो, तो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये सारे का सारा बन गया मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें जो ईएमएफ लगती है वो भी हमारे पास अल्टरनेटिंग पावर सोर्स होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी।
दिस इज ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो क्या होगा, ये है इसका सिंबल, एसी, एसी करंट, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं इसके आगे, और इसको अब हम और अच्छे से स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ज्यादातर चीजें आपको पता ही हैं। इसका एक साइकिल क्या होगा, एक साइकिल आएगा यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं ओमेगा टी एंगल की वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू है 0, ये है पाई, ऑब्वियसली ये है मेरे पास 2 पाई, और मेरे पास कोई भी थीटा है अगर, तो मैं उसको ओमेगा टी भी बोल सकता हूँ, टी भी बोल सकता हूँ, तो मेरे पास टी की वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो अब मैं इसमें देखते हैं कुछ टर्म्स जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे। Now what are the terms? Number one, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको कह सकते हो इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो ये बेसिकली हमारे पास आई हो जाएगा, और या फिर हमारे पास ई हो जाएगा। तो ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो यहां पर मैंने लिखी है। नंबर 2, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड, तो ये हो जाती है आई नॉट या फिर ई नॉट। तो ये जो आई नॉट और ई नॉट वैल्यू आ गई, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। दिस इज पीक वैल्यू। नंबर 3, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। एंड दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी इज फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज ऑल्सो रिटन एज 2 पाई एफ। अब यहां पर इट विल बी वर्दी टू टेल यू अबाउट द यूनिट्स। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास रहते हैं रेडियन पर सेकेंड या फिर ओनली पर सेकेंड। सेकेंड इनवर्स, क्योंकि रेडियन को हम फिर कंसिडर नहीं करते हैं, रेडियन को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात करूं तो दिस यूनिट इज हर्ट्ज, दिस यूनिट इज हर्ट्ज। एलसी ऑसिलेटर हमने कर लिया है, तो वहां से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी। फ्रॉम देयर वी हैव गिवन द नेम हर्ट्ज टू द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये है मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे इतना पढ़ने के बाद अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये सारी की सारी चीजें मेरी 11th स्टैंडर्ड के एसएचएम चैप्टर से बिल्कुल मैच करती हैं, 100% मैच करती हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो मेरी अल्टरनेटिंग करंट में, सॉरी, जो मेरी एसएचएम में बनती थी। एसएचएम में मेरे पास क्या बन जाता था, जैसे y इज इक्वल टू वाई नॉट, वाई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। तो उसी तरीके से ये मेरे पास एसएचएम वैल्यूज क्रिएट हो जाती है। और ये एसएचएम वैल्यूज, इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर को पढ़ने के लिए एक बार आपको 11th चैप्टर के एसएचएम चैप्टर का रिवीजन मारना अच्छी बात है। तो उसकी थ्योरी आप एक बेसिक लेवल की जो थ्योरी है वो आपको रिवाइज करनी है, वो आपने रिवाइज कर लेना है। और उसके बाद जब आप यहाँ पर आकर आप करोगे तो आपको सारी चीजें आसान लगेंगी, इजी लगेंगी। चलो जी, तो ये हो गया मेरे पास करंट की इंट्रोडक्शन। देयर इज नथिंग एल्स दैट आई नीड टू टेल यू। ओके, चलो जी, तो ये तो हो गया। तो इसके बाद चलते हैं, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट इज के नाउ वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम?
that the magnitude of current is a variable and it is varying with respect to time। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर्किट में करंट कितना है, तो इसका तो आप आंसर ही नहीं दे सकते, क्योंकि सर्किट का जो करंट है वो तो वेरिएबल है, इट्स नॉट कांस्टेंट। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो इसकी यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू आएगी और यहाँ फिर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, बिकॉज करंट इज नॉट कांस्टेंट। तो सबसे पहली जो एवरेज वैल्यू हम इसकी फाइंड करते हैं, दैट इज बेसिकली अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी अब मैं मीन वैल्यू फाइंड करूंगा। तो मीन वैल्यू की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which will pass the same amount of charge from the wire which the AC has passed in half time। तो मैंने इसकी डेफिनेशन ये लिखी कि मेरे सर्किट में से मैं हाफ टाइम को फॉलो करूंगा, फुल टाइम को नहीं। फुल टाइम को क्यों नहीं करूंगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। हाफ टाइम को हम एवरेज फाइंड करेंगे। तो हाफ टाइम में उसने बोला कि ये रहा मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का डायग्राम। तो जितना जीरो से लेकर पाई तक जाने में करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो चार्ज जितना चार्ज दूसरी तरफ पहुंचेगा उतना ही चार्ज मुझे मेरा डीसी करंट दूसरी तरफ पहुंचा दे। तो उस करंट को मैं इसकी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू कहूंगा। तो अब इसको हम मैथमेटिकली फाइंड करेंगे। सो डी क्यू आप देखते हैं कि कितना आया। तो आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी और डी टी टाइम पीरियड था, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू आई डॉट डी टी। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड दैट व्हाट विल बी द चार्ज दैट विल बी पास्ड थ्रू द वायर। अब यहाँ पर मैंने करंट की वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी डी क्यू। इसको मैंने किया इंटीग्रेट। तो टाइम मैंने लिया 0 टू कैपिटल टी बाई 2, और चलो मैं लिमिट्स बाद में लगाऊंगा, अभी नहीं, अभी मैं इसको कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया Q जो मेरे पास पास हुआ, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी का मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सो दैट विल कम आउट टू बी माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, अगर आप इसको जानते हो इंटीग्रेशन को, और मुझे यहाँ पर डेफिनेटिव भी लगानी पड़ेगी, तो मुझे लिमिट्स ऊपर ही मैं लगा देता हूँ। इसको मैंने लिखा 0 टू Q और टाइम मैंने लिख दिया 0 टू कैपिटल T बाय 2। यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया T बाय 2। तो लेट अस सी व्हाट विल आई गेट। यहाँ पर ये और T बाय 2। नाउ ओमेगा विल बी रिगार्डेड एज 2 पाई बाय T। तो ये वाला ओमेगा तो मेरे पास बाहर ही आ गया, अंदर वाले को मैंने 2 पाई बाय T लिख दिया। तो ये आ गया माइनस कॉस ऑफ 2 पाई टी पाई कैपिटल टी, और इसकी वैल्यू मुझे टी बाई 2 अभी पुट करनी है। तो नाउ आई विल पुट दिस, तो आई विल गेट इट। तो कैपिटल टी बाई 2 ये आ गया माइनस कॉस पाई प्लस 0, कॉस 0 इज, तो ये मेरे पास Q की वैल्यू बन गई। सो Q इज कमिंग आउट टू बी आई नॉट बाई ओमेगा इनटू cos pi is -1, so minus of -1 plus 1, so that will be equal to 2 twice of
ट्वाइस ऑफ आई नॉट बाय ओमेगा। तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास चार्ज की, कि कितना चार्ज यहां से वहां गया अगर मैं एसी करंट को फ्लो करवाता हूं तो। हाँ भाई बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर। ओके, सो इफ, यस सर। अब मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आई एवरेज मेरे पास डीसी करंट फ्लो कर रहा था, तो मैंने बोला कि इफ आई एवरेज इज द करंट दैट passes the same amount of charge, so तो Q को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई एवरेज इंटू टी, जो मैंने टाइम दिया तो T/2, क्योंकि ये तो बिल्कुल इसमें तो कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। Q इज इक्वल टू आई एवरेज इंटू T/2। तो मैं अब इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो दिस इज 2। So now equating 1 and 2, I will get I average into T/2 divided by omega 2 pi into T। तो अब इसमें से T गया, 2 गया, ये गया T और ये गया 2, तो आई एम गेटिंग आई एवरेज इज इक्वल टू डिवाइड बाय पाई। हाँ भाई बच्चा लोग, आ गया मेरे पास यहाँ पे ये। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज, तो इसको मैं बोलता हूँ मीन वैल्यू, शॉर्ट में मीन वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास मीन वैल्यू आ गई। तो 2/पाई की जब मैंने वैल्यू फाइंड की तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। मतलब जो एवरेज वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू। दिस इज व्हाट इज द एवरेज। तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इसकी एवरेज ड्रॉ करूंगा तो ये आएगी। तो इसी को मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, तो ग्राफिकली क्या होगा? ग्राफिकली ये है, अब ये जो मेरे पास ग्राफ बन गया इसकी मुझे वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो पीक ये लेनी है, तो ये वैल्यू आएगी कुछ ऐसे, दिस इज दैट वैल्यू लाइक दिस। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई ये आई मेरी एवरेज वैल्यू। और नेगेटिव साइड पर देखूंगा तो नेगेटिव साइड पर भी टिपिकली वैल्यू सेम रहेगी, यही। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू पर्टेन्स टू व्हाट, आई एवरेज, दैट इज 2/पाई आई नॉट, तो 63। तो ये इसकी आती है मेरे पास एवरेज वैल्यू, एंड दिस इज द ग्राफ दैट वी कैन शो। हाँ भाई, बात क्लियर हो गई बच्चों? चलो जी, तो अब हम चलते हैं इसके आगे। अब देखो, अब ये मेरे पास जो मीन वैल्यू आ गई, देखो ये है इसकी डेफिनेशन। लेकिन अगर मान लो कई बार क्या होता है, कई बुक्स में ये मेथड को फॉलो नहीं किया होता और एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, एंड मैथमेटिकली ऑल्सो देर इज अ वेरी सिंपल मेथड, मतलब इट्स नॉट सिंपल मेथड, सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बट इंटीग्रेशन तो यही वाला करना पड़ेगा, बिल्कुल टिपिकली सेम, उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं होगी। तो एक और मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड। मैं उसका आइडिया जरूर देता हूं, तो मैं यहां पर अब लिख रहा हूं बाय मैथमेटिक्स। अब जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं वो अगर अपने टीचर को जाकर बोलेंगे कि सर
एवरेज निकालने का मुझे फॉर्मूला बता दो किसी डाटा का, या कोई मैं वैल्यू है मेरे पास और कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, इंटीग्रेशन के थ्रू मैं एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो योर टीचर वुड बी एबल टू टेल यू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला विच इज एज फॉलोज, आई एवरेज will be equal to integral of I dot dt 0 to t by 2 divided by integral of dt that is 0 to t by 2। तो ये है आपके पास। चलो मैं इसको t by 2 को भी हटा देता हूँ क्योंकि लिमिट तो आप अपनी मर्जी से बाद में अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आई एवरेज। तो इसको अगर आप डिटेल में देखो तो बेसिकली ये वही चीज है जो आप अभी ऊपर करके आए हो। तो आई की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, तो इसकी एवरेज डिवाइडेड बाय डी टी का एवरेज। तो जब मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूंगा टी बाय 2, I would be getting the same answer, typically same, so that will be 2 by pi into I naught। टिपिकली सेम आएगा आंसर। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है विच इज दिस। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि अगर मान लो कई बार आप ये डेफिनेशन भूल गए कि भाई इसकी एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, अगर आपको ये चीज याद नहीं रही तो एट दैट टाइम यू वुड बी फेसिंग अ प्रॉब्लम, तो आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, करना वही पड़ेगा, चीज सेम है बिल्कुल। सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर। तो ये थी मेरे पास अरिथमेटिक वैल्यू जो कि चार्ज पर बेस्ड था इसकी डेफिनेशन। बट नाउ आई एम मूविंग टू अनदर डेफिनेशन फॉर द चार्ज फॉर द एवरेज। तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव करंट और वर्चुअल करंट, ये वैल्यू मैथमेटिकली स्पीकिंग आरएमएस वैल्यू के नाम से पॉपुलर है। ठीक है, लेकिन आरएमएस मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि बड़ी बार बुक में आरएमएस का जिक्र नहीं होता और आईवी या आई इफेक्टिव लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज बिल्कुल सेम है। टिपिकली आईआरएमएस वैल्यू मैंने ये आरएमएस वैल्यू मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैथमेटिकली एक फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है। आई वुड बी गिविंग यू दैट फॉर्मूला लेटर। उससे पहले हम करते हैं इसकी भी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफेक्टिव करंट is that DC current which when passed through wire the heat produced or power exhausted is the same। अब यहाँ पर इसमें टाइम पीरियड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यू कैन कंसीडर हाफ टाइम ऑल्सो एंड यू कैन कंसीडर द फुल टाइम ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने उसको मेंशन नहीं किया कि हाफ टाइम लेना है कि फुल टाइम लेना है, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज आफ्टर ऑल द वैल्यू विल बी द सेम। लेकिन यहाँ पर मेरे पास हमेशा मुझे t/2 ही लेना है, फुल नहीं लेना। अब देखो बच्चों, फुल क्यों नहीं लेना? अगर मैं फुल लूंगा तो आप सोच कर देखो, मेरी डेफिनेशन है कि कितना चार्ज यहां से उठ के वहां गया, तो हाफ साइकिल में चार्ज यहां से उठ के यहां गया, तो अगले हाफ साइकिल में यहां से उठ के चार्ज वापस भी तो आ गया। तो अगर मैं पूरा कंप्लीट साइकिल लूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे चार्ज तो मूव ही नहीं किया, ये चार्ज यहाँ पर पड़ा था और फुल साइकिल के बाद चार्ज यहीं पर पड़ा है, तो मेरे पास इफेक्टिव वैल्यू करंट की हो जाएगी 0। मैथमेटिकली यू कैन सी कि अगर मैं जब मैंने ये इंटीग्रेट किया, अगर मैं यहाँ t/2 रखता तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आती? यहाँ पर वैल्यू मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आती? 1 आ जाती। ठीक है, अगर ये 1 आ जाती तो ये 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ पे 2 पाई आता ना, यहाँ पे 2 पाई आता। अभी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये cos पाई की जगह आना था माइनस cos 2 पाई। तो 2 पाई की वैल्यू होनी थी 1, तो यहाँ पर आता 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो मैथमेटिकली इंटीग्रल भी मेरे को यही कह रहा है कि आंसर मेरा 0 है। और मैं अगर ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आई एम
रीचिंग अगेन एट द सेम कंक्लूजन कि भाई फिर से वो 0 हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई आई विल नेवर कंसीडर फुल साइकिल। लेकिन इफेक्टिव करंट की जब मैं बात करता हूं तो मुझे उसकी कोई भी वैल्यू का फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर है, उसमें स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, तो मैं हीट देखूंगा, तो हीट का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, DH आई स्क्वायर आर टी। तो ये आ गया आई स्क्वायर आर, और टी टाइम मैंने मान लिया, छोटे से टी टाइम के लिए करंट वहां से पास हुआ तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी। इसको मैं वैल्यूज में अब पुट करूंगा, तो आई को मैंने पुट किया आई नॉट स्क्वायर इंटू आर कर देता हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ये बिल्कुल सही लिखा है, हाँ बिल्कुल, आई स्क्वायर आर टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। तो ये मेरे पास बन गया डी एच। तो नाउ आई विल बी इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेटिंग इट। तो आई नॉट स्क्वायर इंटू आर मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन के लिए बैठा दिया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, ये बन गया मेरे पास एच। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैं लिमिट लगाने वाला हूँ टाइम की, वो मैं कोई भी लगा सकता हूँ। चलो, तो मैंने 0 to कैपिटल टी लगा दिया। वाई आई एम चूजिंग कैपिटल टी, मैं इसकी जगह t/2 भी चूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने t इसलिए चूज किया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं यहाँ पे t लगा दिया। तो अब आप देखो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेट कैसे करते हैं। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम एंड अगेन यू वुड बी कमिंग अक्रॉस दिस थिंग, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, आपको इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। ठीक है, और नॉन मेडिकल वालों के पास तो बहुत सारे तरीके होते हैं, दे कैन सॉल्व इट लाइक एनीथिंग, बट मेडिकल वाले फंस जाते हैं। तो आपको कुछ फार्मूला मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, उसको आपने ध्यान से रखना। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स में ले लूं तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos, यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करता हूं। From here I will pick this value and I will substitute here, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, मैं यहाँ पर रखूंगा। अब देखो बच्चों, आपको आपके सामने ही है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब आता है। आता है कहने का मतलब मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ कि मेरे को याद हो गया है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपको वहां जाकर सोचना नहीं है, आपको ये इतनी बार करना है कि अपने आप आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए चीज, ताकि आपको वहां पे जाकर सोचना ना पड़े कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। इट शुड बी क्विक। तो अब मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, और साइन स्क्वायर इसको मैं लिखूंगा हाफ माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये हाफ को अलग कर लिया, ठीक है ना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया एलसीएम की तरह। इंटू t/2 माइनस हाफ। अब cos 2 ओमेगा टी इसका इंटीग्रेट करूंगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, अब यहां पर मेरे पास वैल्यू आ गई 0 to कैपिटल टी। तो नाउ आई विल पुट द वैल्यू, ठीक है, टी की वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, आई नॉट स्क्वायर आर t/2 कैपिटल t/2 माइनस, अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा को लिख सकता हूँ 2π/t कैपिटल टी, और t की जगह पे मैंने पुट करना है t, ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी माइनस 0 को जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो एवरीवेयर इट विल बिकम 0, ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरे पास अपने आप 0 हो गई, ये वाली साइन के कारण 0 हो गई, एवरीथिंग इज कमिंग आउट टू बी 0। और इसको मैं सॉल्व करता हूँ, t से गया t, तो ये क्या आ गया साइन 4π, तो व्हाट इज साइन 4π 0,
तो मेरे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू भी आएगी क्या, 0। तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो बचा क्या मेरे पास, आई नॉट की स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बाई 2। ये मेरे पास इसकी पूरी की पूरी वैल्यू बच गई हीट की। तो दिस इज द हीट दैट विल बी कमिंग आउट अगर मैं कंप्लीट साइकिल लेकर चलूं तो, ठीक है। तो लेट अस नेम इट 1, ठीक है। तो अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास आई वी करके करंट है। IV virtual current, IV is the current which will produce the same amount of heat या फिर पावर। तो अब ये IV मेरे पास कांस्टेंट है, तो मैं यहां से ले सकता हूं कि H इज इक्वल टू कांस्टेंट करंट इंटू आर इंटू द टोटल टाइम जो कि आपने लेना है। तो जो कि मैंने यहाँ पर फुल साइकिल लिया था, तो 0 टू कैपिटल T लिया था, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया IV स्क्वायर R इंटू टी। सो इक्वेटिंग 1 and 2 we get IV is equal to I naught by root 2. So this is the expression that we were searching for. This is RMS value, virtual value, effective value. हाँ, ठीक है ना। तो ये हो गई आपके पास RMS वैल्यू, इसको आप बोलो इफेक्टिव करंट या वर्चुअल करंट और whatever you can call it by whatever name. So this is the RMS value or the effective value. So 1 by root 2. So how much is it? It is 70.7% of पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू का 70.7% करंट है आरएमएस वैल्यू का। अगर मैं इतना करंट डीसी करंट में फ्लो करवाता हूं टी टाइम के लिए अपने उसी रजिस्टर में से, तो पावर आउटपुट हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हो, हम कहेंगे कि यार चार्ज से मुझे क्या लेना कि कितना चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी, पावर। मैं एसी चला रहा हूं तो मेरे पास पावर कंजम्पशन हो रही है, पंखा चला रहा हूं तो पावर कंजम्पशन, ट्यूबलाइट चला रहा हूं तो पावर कंजम्पशन। ऑब्वियसली आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पावर कंजम्पशन, और मेरे सारा घर एसी करंट के ऊपर बेस्ड है। तो मैं कहूंगा कि भाई मुझे फिर आरएमएस वैल्यू बताओ ना आप। तो दिस इज द आरएमएस वैल्यू। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो आपके पास वोल्टेज आती है घर में, हम बोलते हैं कितनी वोल्टेज घर में आती है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट is basically the RMS value of the voltage that is coming at your home. वो RMS वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या है, पीक वैल्यू 311 वोल्ट, वो मैं आगे अभी बताने वाला हूँ, 311 वोल्ट। और जो आपकी एवरेज वैल्यू आएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट वैल्यू इज 220 वोल्ट, जो कि ज्यादातर हमने देखा है आपके बल्ब के ऊपर, आपके पंखों के हर जगह पे लिखा होता है कि 220 वोल्ट पे लगाओ। कोई भी पूछ ले तार में कितना वोल्टेज आ रहा है एसी में, आप बोलोगे 220 वोल्टेज आ रहा है, जबकि वो 220 नहीं है, वो एसी है। और अल्टरनेटिंग करंट होने के कारण देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं। तो हाउ कैन यू से कि दिस इज द 220 वोल्ट, दिस इज हाउ वी से इट। ओके, तो ये हो गई आपके पास आरएमएस वैल्यू। चलो, तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। चलो, तो मैथमेटिकली, और मैथ्स में हम उसको वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू नहीं कहते, हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। सो दिस इज मोर लॉजिकल, रूट मीन स्क्वायर कैसे। सबसे पहले जिसकी एवरेज निकालनी है उसका स्क्वायर कर दो, तो मुझे तो करंट की एवरेज निकालनी है,
फिर इसकी आप एवरेज ले लो, तो एवरेज कैसे लेते हैं, अभी अभी आपको एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया था, ऐसे एवरेज लेंगे हम, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करो, इस पूरी का स्क्वायर रूट ले लो, पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर। अब देखो यहां पर ये रूट मीन स्क्वायर क्यों बोलते हैं, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, और फिर स्क्वायर रूट करो। तो ये आ गया मेरे पास स्क्वायर, ये आ गया फिर मीन, और फिर आ गया मेरे पास रूट। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर। तीन वैल्यूज हैं रूट मीन स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बिल्कुल सेम चीज ही है जो हमने किया है, आप देख सकते हो यहां पर मैंने क्या किया है, आई स्क्वायर डी टी, आर को आप बाहर ले लो, तो आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेट किया, डिवाइडेड बाय इसको टाइम कर दिया, टाइम मेरे पास टी आना था फुल साइकिल का, उस पर मैंने डिवाइड किया, और उसके बाद यहाँ पर आई वी स्क्वायर और आई नॉट स्क्वायर इनका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरे पास रूट 2 आ गया। तो आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू मैथमेटिक्स। ओके, तो इसके अलावा और यहाँ पर इसकी क्या क्या चीजें बन सकती हैं, देखो मैंने आपको एक जनरल फार्मूला बता दिया, अब आप इसमें एस एच एम वैल्यू का कुछ भी डाल दो, कोई भी चीज डाल दो एस एच एम की, ठीक है ना। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा डी, उसके लिए भी आप ये वाली वैल्यूज को यूज कर सकते हो, एज लॉन्ग एज देयर इज अ साइनोसॉइडल फंक्शन। साइनोसॉइडल मतलब या तो साइन की वेरिएशन हो या कॉस की वेरिएशन हो, as long as there is that kind of a variation you can use all these averages, there is no problem, but you need to call it root mean square and that as the arithmetic average, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो अब मैं करंट की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास जो मेरा फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है ये, अगर मैं इसमें अब ये करंट मेरे पास आ गया, ईएमएफ का लिखूं तो मेरे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि E एवरेज विल बी इक्वल टू 2 by pi of E naught and ERMS value will be equal to E naught by root 2। बिना सोचे समझे, बिना किए मैंने आपको डायरेक्ट कंक्लूजन दे दिया, बिकॉज मेरा यहाँ पर फंक्शन टिपिकली सेम है। तो इन दो चीज़ों को अगर आपने याद किया हुआ है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो आई रिकमेंड यू कि आप ये वैल्यूज सारी की सारी आपने याद रखनी है, और वैल्यूज तो याद करनी ही है, और इस बात को भी समझना है कि जहां पर भी आपके पास साइनोसॉइडल फंक्शन है यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेटिंग करंट and we have completed the class. So now what you know that there are two kind of current, one is direct current and another is alternating current। alternating current की दो conditions होती हैं और उनको हम ऐसे लिखते हैं, AC का सिंबल ऐसा है, ग्राफ इनके ऐसे बनते हैं, and then we know what is the frequency and all that, angular frequency and this, और फिर हमने फाइंड किया arithmetic mean and then we have found the SHM सॉरी RMS वैल्यू। तो मैं RMS वैल्यू के लिए इस तरह का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज इट विल बी अ सिमिलर ग्राफ, द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर मैं RMS की वैल्यू लिख दूंगा विच इज 70%, ये 63 है, इससे थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा तो वो 70% बन जाएगा, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। सो आई एम नॉट ड्रॉइंग द ग्राफ हियर। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज मैं आपको DPP जो है आपकी फर्स्ट DPP अल्टरनेटिंग करंट की, वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपने वो कंप्लीट करनी शुरू कर लेनी है। एंड जो भी कोई डाउट्स होंगे मुझसे आप बाद में पूछ सकते हैं। बच्चे कोई डाउट है तो आप मुझे अभी बता दें, अदरवाइज मैं क्लोज करने वाला हूँ। हाँ भाई, इज इट ओके?